हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों का लेवल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। हमारी क्लास लाने का मेन उद्देश्य ये है कि हम कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दे पाए। क्लास को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप ही का यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान यहाँ पर किया था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसके विपक्ष में मतदान किया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मतदान किया था, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। इसका प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो विपक्ष में किसके द्वारा यहाँ पर मतदान किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ऑप्शन: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से महात्मा गांधी जी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को क्या करा रहे थे? शांत करा रहे थे, इसलिए ये किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था राजा एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज पंचम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जॉर्ज षष्ठम यहाँ पर सही होने वाला है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था। जॉर्ज षष्ठम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? यहाँ पर एक कथन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? आर.सी. मजूमदार, आर. कोपलैंड, विपिन चंद्र, P.E. रॉबर्ट्स। आपको बताने की किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आर. कोपलैंड के द्वारा कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आर. कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संपत्ति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी, जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया था और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया था। तो ये थी इससे महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कथन। यहाँ पर भी आपको कथन दिया गया कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया गया है मौलाना आज़ाद द्वारा, M.K. गांधी द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कथन कहा गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा, इनकी पुस्तक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। इसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ
352 पर उल्लेख किया गया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू, यानी कि आप किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो एक कथन किसका था, मोहम्मद इकबाल का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। आपको बताना है कि जेपी नारायण, जिन्हें जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भारत छोड़ो आंदोलन से ही जेपी नारायण को क्या मिली थी, राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार, यानी कि 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी जो प्रमुख कांग्रेस के नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए। उसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? यहाँ पर पूछा गया है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है, मोहन सिंह। INA मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। तो ये कहाँ पर अफसर थे? ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे थे। तो ये किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, VP मेनन के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, MA जिन्ना के मस्तिष्क का? आंसर देते ही चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके मस्तिष्क का उपज था, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की यहाँ पर तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया है। तो ये किसके मस्तिष्क की उपज थी? यहाँ पर माउंटबेटन के दिमाग की ये उपज थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन और फ्रेंड्स में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी ये पता चले कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं भी अच्छा लग रहा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके और भी आपके लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यहाँ पर पूछा गया है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861, 1881, 1851 या 1871? अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। इस आधार पर निम्नलिखित कथन ए ही यहाँ पर सही है, 1861, क्योंकि 1862 इसमें ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है?
यहाँ पर आपको पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते चलना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, बिहार अकाल 1873, उड़ीसा अकाल 1866 या 67। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राजपूताना अकाल नहीं होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल नहीं होगा, बिहार अकाल नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, उड़ीसा अकाल 1866-67। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1867 यहाँ से 66-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 में सूखा पड़ा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई। अनुमानित है कि लगभग यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लोग यहाँ पर प्रभावित हुए थे इससे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिंह, जीवी मावलंकन या संजीव रेड्डी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, सत्यनारायण सिंह नहीं होगा, संजीव रेड्डी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से जीवी मावलंकर के द्वारा औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर यहाँ पर सदन की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। जीवी मावलंकन जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। तो ये कब बने थे? 1940 में। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने रहे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, आप यहाँ पर कथन में कहा गया है कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। महात्मा गांधी, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, राबड़ी देवी, कमला रानी सिंह या तारकेश्वरी सिन्हा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान यहाँ पर दिया था। ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी इनसे जुड़ी हुई। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, रिचर्डसन, जेम्स बोल्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो माउंटबेटन नहीं होगा, रिचर्डसन नहीं होगा, जेम्स बोल्ट नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से रेडक्लिफ के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। ये यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर रेडक्लिफ रेखा जो 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा थी? रेडक्लिफ रेखा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रानी, यहाँ पर आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन, वल्लभ भाई पटेल, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा लक्ष्मी स्वामीनाथन नहीं होगा, वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, रास बिहारी बोस नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, ये कब की गई थी? 1943 में की गई थी। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। तो अगर यहाँ पर कमांडर पूछे इस रेजिमेंट की तो कौन? लक्ष्मी सहगल। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? यहाँ पर आपको महात्मा गांधी जी की कुछ पुस्तकें दी गई है, इसमें आपको पूछा गया है कि इनकी किस पुस्तक में पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? ऑप्शन सूर्योदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी, आर दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। आपको बताना है कि किस पुस्तक में ये कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है, हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा गया था। ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी थी। तो ये कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। महात्मा गांधी द्वारा ये टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। तो ये थी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1944, 1943, 1942 या 1945? अपना आंसर देते हुए चलेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, वो कौन सा वर्ष था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1944 नहीं होगा, 1942 नहीं था, 1945 नहीं था, तो ये था 1943। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। तो ये क्या था? 1943 का वर्ष था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, पांडिचेरी, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गोवा। गोवा क्या था? 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन यहाँ पर बना रहा। अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का एक यहाँ पर प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा दिया था। तो गोवा को कब मुक्त कराया था? 1961 में। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कई बार यहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1909, 1992, 1919 या 1935? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? अपना आंसर देते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1909 नहीं होगा, 1992 नहीं होगा, 1935 नहीं होगा। यह था द्वैध शासन जो प्रणाली थी, यह 1919 का यहाँ पर अधिनियम था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन, जेल में गांधी का आमरण अनशन, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द
था, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था, यानी कि लाया जाना था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से जेल में गांधी का आमरण अनशन। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। तो ये ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।